ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। प्लान पंचायती राज पढ़ाने का है। सो आज का जो प्लान है वो पंचायती राज एंड ऑब्वियसली उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज़ का है। जैसे कुछ लिखता हूँ और फिर कुछ समझाता हूँ। लिखना ये है कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था ना, बोर्ड पे जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था ना, तब ना 8 स्केड्यूल्स ही थे। सही है। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस में 9th जोड़ा था, जस्ट प्रीवियस में 10th जोड़ा था। सही है। जैसे यहाँ जो बोर्ड पर पंचायती राज लिखा है ये 11th है। तो बताना क्या है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो आज़ाद देश स्वाभाविक है, एक ऊपर ऐसे नेशनल या हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करता था। इसके नीचे से अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ तो सब स्टेट्स हैं। सही है। इस स्टेट के डायग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ कि एक राज्य अपने आप में 2 ही पार्ट में डिवाइड होता है ना। आज हम गुजरात में किसी से बात करें तो वो क्या बोलेगा कि या तो वो शहर में रहता है या वो गांव से बिलोंग करता है, और कोई कोई ट्रांजिशनल एरियाज भी हैं बीच बीच में। अब होता क्या था, 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम, सुनना, 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम नेशनल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी। और कोई भी मान ले गुजरात नाम के एक राज्य को ग्रामीण विकास के लिए दे दिया। पैसा गांधीनगर आएगा तो वहां से फिर वो पैसा ग्रामीण जाना चाहिए ना। तो 2-3 प्रॉब्लम्स बता देता हूं। पहला, ग्रामीण पहुंचा ही नहीं। क्यों? पैसा ऐसे घूम के आता तो फिर अहमदाबाद का एक ब्रिज बनाने में यूज हो गया होगा, एक कारण हो सकता है, उस साइड चला गया। दूसरा, पैसा ग्रामीण पहुंचा तो गांव वाला आदमी क्या पूछता है, सर विकास के लिए ये क्या बनाने वाले हैं आप? तो बोले कि ये प्लॉट काट के बिल्डिंग बनाने का प्लान है, आवास। पूरे गांव में बिल्डिंग में कौन रहेगा साहब? हमने कहा अरे घर दे रहे ना पैसा ले जाइए साहब। मतलब गांव में बिल्डिंग बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपया आ गया तो गांव वाले ने पैसा वापस भेज दिया और सबको बोला कि 10-10 लाख का एक घर है, आपको लाख लाख ही देना है, 9 लाख उसमें हम देंगे, बना के भी देंगे, बाथरूम भी 2 BHK, किचन वगैरह सब। क्यों नहीं ले रहे वो लोग घर? जमीन से रहने की आदत है ना। तो ये तो क्या प्रॉब्लम हो गई, मतलब तरफ से क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत क्या, व्हाट वाज द मिस्टेक दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट डिड व्हेन दे थॉट कि चलो गांव वालों को घर देते हैं? R&D मस्त हुआ था, गए थे गांव में तो देखा लोग बेघर है, उनसे बात ही नहीं की कि घर चाहिए। बात की थी घर चाहिए, सबने बोला था हाँ, तो पपूरी एवा का ऐसा चाहिए तो बात। इसका मतलब ये है कि हम ना टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं, इंडिया में करते थे, सब कुछ देते हैं पर सब टॉप डाउन जाता है। तो टॉप डाउन में 2 प्रॉब्लम हो जाते, प्रॉब्लम तो 1000 है पर 2 ही बात कर रहा हूँ। पहला, जाते जाते डाउन तक पहुंचता ही नहीं है, ये तो सब जानते हैं। दूसरा, जिस तक पहुंच रहा है वो समझ ही नहीं रहा है कि ये मुझे क्यों दिया जा रहा है, वैसा हो जाता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? बॉटम्स अप। सही है। प्रॉब्लम ठीक है, आप बताइए क्या करना है, कोई बता ही नहीं रहा है। सब या तो डर गए या बोल रहे हमको इसके बदले क्या मिलेगा, पैसा दे दो हम खुद ही कर लेंगे। अब वो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे। तो हमने कहा अरे बताइए ना, प्लीज बताइए ना, नहीं हो रहा। जैसे क्वेश्चन अब मेरा ये है कि
अगर टॉप डाउन अप्रोच फेल हो जाए, बॉटम अप अप्रोच में लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो इस देश को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? कभी प्रोग्रेस होगा ही नहीं। आजादी के 10 साल में पता चल गया था कि इस देश का प्रोग्रेस नहीं हो सकता, स्टक हो जाएगी चीजें। मैं कह रहा हूं आजादी के 10 साल में पता चल गया था, क्योंकि उसी आजादी के 10 साल में क्या किया था पता है? स्कूल, कॉलेज, फलना ढिमका, नल जल, घर द्वार और पता नहीं क्या 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 सरकार लेकर आ रही थी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 10 इयर्स आजादी के बाद हमारे क्या प्लान था लाइफ का? डेवलपमेंट। 1957 लमसम ले रहा हूं, 1950, आज इंडिया में बोलते 70% रूरल है, तो 1957 में कितना परसेंट रूरल होगा? 90? रैंडम गैस, 90। तो पता है देश का 10% जो विकसित हिस्सा था, उसमें रहने वाले विकसित लोग ये डिसाइड करके दे रहे थे कि बाकी 90% कैसे विकसित होगा। उस 90% के हाथ में अगर कोई 10 लाख रुपया भी दे दे तो उसको ये नहीं पता चल रहा है कि इसका क्या करना है, सोचते हैं ज़मीन ही खरीद ले। तो हमने कहा अरे ज़मीन बाद में लीजिएगा, रोड बना लीजिए। तो वो क्या बोल रहा है पता है? रोड का क्या फ़ायदा सर, ज़मीन हो जाएगा तो खेती हो जाएगा। अरे हम बोले पर खेत तक जाने के लिए तो रोड चाहिए, वो तो ढो लेंगे ना। तो पर जब इतना ही प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो ढोगे कैसे? अब वो सब बाद में देखेंगे सर, पहले ज़मीन ले लेते हैं। कितना मुश्किल है ये समझाना कि इस पैसे से रोड बनना चाहिए, ज़मीन नहीं लेना चाहिए। ओरिजिनल चार्ज है, डुप्लीकेट चार्ज है, कि जब समय आएगा तब क्या खलेगा। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वही उस वक्त होना चाहिए था, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। इस वजह से क्या डिसाइड हुआ पता है? इस वजह से क्या डिसाइड हुआ कि नेशनल, स्टेट और स्टेट के नीचे फिर हम लोग एक थर्ड टीयर कुछ बनाया जाएगा। उस थर्ड टीयर को दो पार्ट में बांटा जाएगा। जो रूरल वाला है उसी को पंचायत बुला जाएगा, जो अर्बन वाला है वो अगला टॉपिक, उसी को म्यूनिसिपैलिटी बुला जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी 3 टायर में बांटो, इसको भी 3 टायर में बांटो। तो इसीलिए ओवरऑल 3 टीयर तो होना ही चाहिए, लेकिन वो थर्ड टीयर वाला भी 3 टीयर में होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा सर? जनता खुद ये डिसाइड करके देगी कि उसका विकास किस दिशा में, किस प्रकार से, कितना होगा, किस दिशा में, किस प्रकार से, कितना होगा, कब तक होगा, क्यों होगा, खुद ही डिसाइड कर लेंगे। क्योंकि कोई बोल रहा है कि कोई कहीं पर किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई बोल रहा है कहीं पर किसी चीज़ की ज़रूरत है। दिल्ली में एक पानी योजना निकालते हैं, तो पानी योजना का पता चला कि XYZ कारण से गंगा के इर्द गिर्द वाले जो है उधर ही पानी योजना का ज़्यादा पैसा चला गया। तो जब उनके पास पानी का पैसा पहुंचा तो बोले गंगा किनारे वाले को पानी का पैसा क्यों दे दिया, राजस्थान जाना चाहिए था। तो अब ऐसे पैसा उड़ तो सकता नहीं है, तो अब क्या करें? खा लो फिर, बहा दो, और तो क्या करोगे? पानी में डाल दो, कलकत्ता पहुंचा दो, कुछ तो करो। तो यही तो प्लानिंग की मेजर प्रॉब्लम है ना। इसी स्टोरी को हम अनफोल्ड करेंगे अभी, किस फॉर्म में? तो ये इवॉल्व कैसे हुआ सर? वैसे तो इसको पढ़ने के लिए बहुत डिटेल में लोग करते हैं, बट मैं जितनी स्टोरी बता रहा हूँ वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है कि वाई द होल प्रोसेस स्टार्टेड। तो मेरा प्लान क्या है, मैं बलवंत राय मेहता का कुछ लिखूंगा ढांचे पे, फिर उसके बाद ये टीम्स को लेकर लिखूंगा, फिर अशोक मेहता के बारे में कुछ लिखूंगा, GV के राव के बारे में कुछ लिखूंगा, LM सिंघवी के बारे में, थुंगोंग कमेटी के बारे में, गडगिल के बारे में, राजीव एक ढांचा क्रिएट करके दूँ ना, ताकि घर जाने के बाद आदमी पढ़े तो उसको पता चलना चाहिए कि ये किस संदर्भ में ये बात हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेज अभी ये बात करेंगे कि वाई एंड हाउ डिड पंचायती राज कम टू दिस कंट्री फर्स्ट। फिर उसके बाद जब ये सारी बात पढ़ के हो जाएगी बच्चों, तब उसके बाद हम मतलब सर अब उसमें क्या हुआ ये पढ़ाइए। तो पहले स्टोरी वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मेंस में फ़ायदा होता है, काम आता है। फिर आप भी उसको रीड करना चालू कर सकते हैं। पिछले किसी जगह पर कोई डाउट है तो वो भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। तब तक मैं इसका एक स्केलेटन क्रिएट कर रहा हूँ। थैंक यू।
सुनते। ओके, सो टॉकिंग अबाउट पंचायती राज। सो जैसा मैं बोल रहा था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। 8-10 साल के बाद ये समझ में आने लग गया कि टॉप डाउन अप्रोच से काम नहीं हो रहा है और थर्ड टियर बनाना पड़ेगा या कोई ना कोई टाइप का बॉटम अप ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। अपने गुजराती भाई हैं बलवंत राय मेहता साहब ऑफ इंडिया ने उनके नाम की एक कमेटी बनाई और 2 चीज़ों पर फोकस करने को बोला। पहला, साहब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो ये देखकर बताइए ना कि उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। एंड सेकंड, ये जो नेशनल लेवल पर चीज़ें ना इसको और अंदर तक एक्सटेंड कराइए ना, क्योंकि इसका जितना लास्ट माइल डिलीवरी बढ़ेगा उतना डेवलपमेंट है। आज भी ऐसा ही सीन है गाइस, हेल्थ और एजुकेशन अगर इन दोनों में ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा डेवलपमेंट का एस्पेक्ट। ठीक है, तो उनको एक बात समझ आई। उन्होंने कहा कि सर ध्यान से सुनना, डेमोक्रेटिक लेवल पे ना डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। दिस इज सेंट्रलाइजेशन, दिस इज ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइजेशन, कि डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। तू भी संभाल, तू भी संभाल, तू तो सर सबको अपने हिसाब से। तो बोला पहले तो सारे राज्यों को अपने हिसाब से, फिर राज्य के अंदर अर्बन को बोलो अपने हिसाब से, फिर राज्य के अंदर गांव को बोलो अपने हिसाब से। तो बोले कि आर यू वेरी श्योर? बोले सर आई एम वेरी श्योर। तो बोले क्या करना पड़ेगा बताइए? तो बोले कि 3 टियर अगर बनाए तो जिला परिषद बनाओ, पंचायत समिति बनाओ, ग्राम पंचायत बनाओ। मेरे पास 2 ऑप्शन है, पहला इसको पढ़ाओ, पर इसका अमल हुआ नहीं है तो फिर क्यों पढ़ाएं? इससे अच्छा जो 1993 में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो पास हुआ है वही पढ़ाए ना। फिर इन्होंने बताया कि जिला परिषद बनाओ, पंचायत समिति बनाओ, ग्राम पंचायत बनाओ, इससे कुछ ना कुछ फर्क आ जाएगा। पहले इंडिया में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बहुत एक्टिवली काम किया करता था। 1959 में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। नागौर हिंदुस्तान में राजस्थान का पहला शहर है जिसमें पंचायती राज इंप्लीमेंट हुआ। इट वॉज लार्जली सक्सेसफुल, किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं था। फिर आंध्रा ने भी अपने आप में अप्लाई किया और सारे राज्यों को बोला गया कि आप अपने अपने हिसाब से अपने राज्यों में इसको अप्लाई करने का देखें। गैप 2 टाइप के होते हैं। एक राजनीतिक गैप होता है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, राज्यों में अप्लाई करने के लिए बोल दिया तो प्रीवियस लेक्चर से उसको खींचते हैं। आज सोच के देखिए ना, आज बीजेपी ने कोई बहुत अच्छी स्कीम लेकर आया और चर्चा ये हुई कि इसको बंगाल में अप्लाई कर देते हैं। ममता बनर्जी को भी लगा कि ये बहुत अच्छा है, उन्होंने अप्लाई कर दिया। फिर बीजेपी जब कैंपेनिंग करेगी इलेक्शन के वक्त तो क्या बोलेगी? आपके राज्य में तृणमूल कांग्रेस होने के बावजूद बीजेपी की ये वाली स्कीम सक्सेसफुल हो गई। लफड़ा हो सकता है। दूसरा, बीजेपी की स्कीम हम तो सोच रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट, सिटीजन, पीपल, सेंटर और स्टेट में अगर सेम टाइप की सरकार नहीं होगी तो चैलेंज होता है। अगर मैं 1960 को लेकर बात गवर्नमेंट थी तो बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिसमें रीजनल पार्टीज की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो इसका इंप्लीमेंटेशन वहीं से चैलेंजिंग हो गया। दूसरा भाई सुनो, बोल दिया गया हो तो हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं होता जब तक कानूनी लेवल पर कागजी तौर पर कुछ नहीं आ जाए, या तो एक्ट बन के आए या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तो होकर आए ना, तब फिर मानेंगे ना। आप लोग भी ये कर लीजिए, मैं टेस्ट ना लूँ ना, मतलब मैं खुद ये बोलता हूं कि मैं टेस्ट नहीं लूँ, इस क्लास का आधा बैच पढ़ाई नहीं करेगा उस शिद्दत से। क्यों? वो अपने पेस से कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर सकता, पर अपने पेस से प्लान करने की तो बात ही नहीं है ना। 24 मई 2026 को जब सिविल सर्विसेज का प्रीलिम है तो हम अपना पेस तो पिक ही नहीं कर सकते ना, रेगुलर पेस पे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए उसके लिए कोई ना कोई प्रकार का टेस्ट लेना पड़ता है या किसी प्रकार का कोई एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लेना पड़ता है, तो वो इधर नहीं आया तो दिक्कत ही आने वाली। ठीक है भाई, स्टोरी 1947 में जब आज़ाद हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी। 67 से लेकर 77 मतलब 1977 तक हिंदुस्तान में 20 साल कांग्रेस की ही सरकार थी। ये बात हम पहले कर चुके हैं। 77 में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी और उसी गवर्नमेंट का नाम
जनता पार्टी गवर्नमेंट है 1977। जब वो गवर्नमेंट आई तब उन्होंने वापस से इस चीज़ को उठाया। एक और गुजराती भाई को पिक किया और बोला भाई तू कहीं बताओ ना केवी रीते आ बधुं थाय। अशोक मेहता साहब ने बोला कि हाँ बिल्कुल जिला परिषद इधर से बराबर था, पर ये जो एक 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 विलेज के हिसाब से ही बता रहे हैं ना, ग्राम, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं विलेज और हिंदी में जब बात करते हैं तो गांव नहीं बोलते, गांव एक लोकल लैंग्वेज है, ग्राम बोलते हैं। तो एक एक ग्राम पंचायत नहीं हो सकता है। तो बोले कि जैसे मंडली का मतलब क्या होता है हिंदी में, ग्रुप, है ना। तो बोले कि जिला परिषद रखो और ना गांव ग्राम मंडली रखते हैं, ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो उसके हिसाब से इस चीज़ को अप्लाई करने की देखते हैं, होपफुली अप्लाई हो जाना चाहिए। मोरारजी देसाई की सरकार जल्दी गिर गई थी, तो इसीलिए कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्रा ने फिर इसको एक्सेप्ट किया और लागू किया। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जिस जिस राज्य में जिस जिस की जैसी सरकार और सहूलियत थी उस हिसाब से अप्लाई हो रहा था, पूर्ण रूप से तो अप्लाई हो ही नहीं रहा था। सरकार गिर गई, कोई बात नहीं। फाइनली 1985 तक आते। अच्छा, बीच की स्टोरी, बीच की स्टोरी में ऐसा है, मोरारजी देसाई की सरकार गिरी, वापस इंदिरा गांधी की सरकार आई, 2-4 साल इंदिरा गांधी की सरकार रही और 1983 में इंदिरा गांधी का स्वर्गवास हुआ और उसके बाद राजीव गांधी पीएम बने। तब तक तो प्लानिंग कमीशन 7-8 5 ईयर प्लान मार्केट में इंट्रोड्यूस कर चुका था। और उसके बाद क्या समझ आ रहा था पता है, बिन पेंदी का लोटा हो रखा है। बिन पेंदी, पेंदी मतलब होता है वो लोटे का नीचे का पार्ट। तो अगर पेंदी नहीं होती ना तो आप लोटे में कुछ भी उसका कुछ होता नहीं। डेवलपिंग इंडिया में डेवलपमेंट जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। प्लानिंग कमीशन ने अपने हाथ में गेम लिया, जीवी के राव की कमेटी बिठाई। कमेटी का नाम ही एक ही रखा, साहब रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिविएशन अपने को करना है। का मतलब है गरीबी हटाओ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और गांव विकास का सिस्टम लेकर आना ही पड़ेगा। उन्होंने बोला हाँ सर बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो उन्होंने भी उस केस में एक जिला परिषद लिखकर बात की और फिर लोअर लेवल्स पर ऐसे ऐसे सेट करना चाहिए, इसको लेकर बात किया। ठीक है, थोड़ा सा सीरियसनेस बनने लग गया था। क्यों? मैं 1985 पे हूँ, आज़ाद 47 में हुए, 30-40 साल हो गए। इंडिया डेवलपिंग शाइनिंग जैसा कुछ खास दिख नहीं रहा था। आप भी अपने घर जाके आज अपने पिताजी से या माताजी से पूछ लेगा क्या वो तो 1985 में, तो बता देंगे कि मतलब वो जो भी बताएंगे आपको उसमें रूरल वाइब ही आएगी, कुछ अर्बन वाइब नहीं आ सकती। 1985 की अगर बात करूँ तो हाँ, वो हमारे गांव में ना वो जो अंकल नहीं थे ताऊ जी, उनके पास एक मोटरसाइकिल थी और डिस्ट्रिक्ट में एक वो आदमी था उसके पास एक कार थी। 1985 उसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए 1986 में ही राजीव गांधी साहब, प्रीवियस लेक्चर से अगर बात करें तो एक पॉइंट आउट किया था हमने कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो 325 से ज़्यादा सीट होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर 325 से ज़्यादा सीट है और आप प्रधानमंत्री है तो आपको एक एज क्या मिलता है पता है? आप अगर कोई बिल लाएंगे केंद्र और राज्य लोकसभा और राज्यसभा में, तो लोकसभा तो आप मान के चलो कि पास हो जाएगा। ही टुक दैट स्टैंड। इन्होंने कमीशन बनाया कि वी हैव टू रिवाइटलाइज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एट एनी कॉस्ट। एल.एम. संघवी साहब ने उनको हेल्प किया। उस बेसिस में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वो लेकर आए। राज्यसभा में पास होने को लेकर राजीव गांधी वाले में तो कोई क्लेश था ही नहीं लाइफ में, पर लोकसभा में तो पास हो गया, पर राज्यसभा में तो नहीं हो सकता था ना। रीजनल पार्टीज होती है, सबके अपने अपने एमपी भेजते हैं। तो कांग्रेस के ही सारे जगह एमपी होंगे ये तो पॉसिबल है ही नहीं राज्यसभा में, ये तो पढ़ के हो गया है। भाई बिल पास नहीं हुआ, बिल पास नहीं हुआ। कुछ साल में मतलब 2-4 साल में राजीव गांधी की सरकार गिर गई और हिंदुस्तान में वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई। वीपी सिंह साहब की गवर्नमेंट आई तो एक बात उनको भी समझ आ रही थी, कोलिशन की गवर्नमेंट थी, तो एक बात क्या समझ आती है कि चलो एक बार के लिए जो प्रधानमंत्री हैं वो चाहें तो 273 बंदे जुटा सकते हैं लोकसभा में, और उसको जुटाने के बाद बट 2/3 स्पेशल मेजोरिटी थी तभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ सकता है। चलो वो भी कर लेंगे, पर राज्यसभा जुटाना ही पड़ता है। राज्यसभा अगर जुटाना है तो सारे राज्यों में कौन वोट करता है, तो राज्यसभा के एमपी आते हैं, एमएलए, सारे सीएम को बुलाओ। सारे एमएलए तो बुला नहीं सकते, अगर सीएम को बुला लिए तो एमएलए सारे जगह हो गया ना। मतलब मान लिया आज गुजरात में 11 है राज्यसभा के एमपी, सीएम साहब से अगर बात की जाए तो आज 11 में से बीजेपी एमपी कितने? 10,
बराबर है, एक कांग्रेस। तो 10 हैं तो सीएम साहब उन 10 को जानते करते तो होंगे ना, क्योंकि वही सारे लोगों ने वोट करके तो उन 10 को राज्यसभा एमपी बनाया होगा। 2 दिन की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और ये चर्चा हुई कि भाई कैसे भी करके अपने को ये करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना है, बिल लाना है, पंचायती राज इंप्लीमेंट करना है, डेवलपमेंट चाहिए, बॉटम्स अप अप्रोच चाहिए, गांव को विकसित करना ही पड़ेगा, शहरों की भी हालत बहुत खराब है, अर्बनाइजेशन वगैरह वगैरह, लंबा पूरा प्रोसेस चला। जी जी सर बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया, वीपी सिंह की सरकार ही गिर गई, सरकार ही गिर गई, बिल लैप्स हो गया। 1993 पीवी नरसिम्हा राव ठीक ठाक बहुमत के साथ सारी चीज़ें लेकर आए, शॉर्ट में बात भी खत्म कर सकते हैं। 1993 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बोथ बिल्स पास, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री, वो एक्ट पास हुआ और उस एक्ट में जो मेजर जिम्मेदारी दी गई वो ये दी गई कि अब संविधान में लिख दिया है और संविधान में लिखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर इसको अपने हिसाब से अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि गुजरात के गांव अलग प्रकार के होंगे, बिहार के अलग प्रकार के होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर उसको भली भांति समझता होगा, तो अपना स्टेट लेजिस्ट विधानसभा में पास करो अपने हिसाब से, मॉरल ऑब्लिगेशन है, पास करना ही पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जा रखा है। तब पहली बार ये सशस्त्र होने को लेकर बात हुआ और अब इसके बाद ये पढ़ाना है तो सर पास हुआ तो फिर क्या हुआ? तो अभी पढ़ा रहा हूँ ना, अब क्या होगा वही तो बोला, जैसे इसका क्वेश्चन है अब क्या हुआ, पढ़ा दूंगा। नहीं, पढ़ा रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया, तो अभी मैं पढ़ाऊंगा ना अगले में क्या हुआ सर। उसमें 16 आर्टिकल जुड़े, 243 से लेकर 243 ओ तक बना, नया स्केड्यूल बना, ये बना, वही तो पढ़ाना है। फिर वो पढ़ाऊंगा, फिर तो उसको गुजरात में अप्लाई करके देखना, फिर तेरे को समझ आ जाएगा कि क्या हुआ है। बात समझ आ रही है? एक दो कमिटीज़ में इधर उधर खा गया हूँ बट फ्लो वही है, सारे लोग बात मिला जुला के कर रहे थे, बीच में जो भी और कमिटीज़ थी एक दो। फिर आँख से एक बार घुमा लो ना। आगे बढ़ सकता हूँ? फिर अभी आप मुझे वापस बोर्ड का इस्तेमाल करना है, तो उस दौरान आप इसको रीड कर लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर तो अभी आपने क्या बताया सर बोर्ड पे, ये जो पूरी स्टोरी थी ये हमने टू सम एक्सटेंट लिव किया है। फिर मैं यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ।
क्या मतलब मुद्दा क्या है? दे दो, आई चेक। ठीक है, ठीक है।
सुनते। जैसे जो जो बुक है उसमें उसका फ्लो मुझे थोड़ा डिबेटेबल लगता है, कहीं भी कोई भी बात लिख रखी है तो उसको बस मैंने रीअरेंज करके और एक स्केलेटन एस्पेक्ट दिया है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे बच्चों हम ना अभी गांव साइड कर रहे हैं, मतलब हम पंचायत कर रहे हैं। तो पंचायत में 3 स्टेज होगा, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कहने का मतलब ये कि सूरत के आजू बाजू के जो पंचायत होंगे उनका हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी कोई रिप्रेजेंटेटिव चेयरपर्सन और ये वाला पार्ट होगा। तो एक सूरत में, एक वो कहीं बीच में इंटरमीडिएट और एक गांव में होंगे। फिर तो पहले गांव से ही लिफ्ट करते, यही तो हमारा बॉटम्स अप अप्रोच है बोर्ड पे। विलेज पंचायत, जैसे अगर इसी को विलेज पंचायत ले लें तो विलेज पंचायत में ऐसा है कि एक बार के लिए मैं ही चेयरपर्सन बन रहा हूँ। विलेज पंचायत में ऐसा है कि इस गांव में अगर 11,000 लोग हैं तो 11,000 लोगों में से, आप मेंबर्स होने की बात कर रहा हूं मैं, 11,000 लोगों में से जितने भी लोग गांव के इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड हैं, कौन सा रोल सर? स्टेट इलेक्शन कमीशन का। मैं इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा क्योंकि पंचायत के इलेक्शन है, ये तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। रोल वो भी सेम ही होता है, ऐसा कुछ नहीं, बट बताना है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के रोल में अगर आप रजिस्टर्ड हैं गांव के, तो इसका मतलब आप कहाँ के हुए? इसी गांव के। और आपकी उम्र अगर 21 साल है तो मुबारक हो, यू आर अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। तो अपने एक बार काउंटिंग के लिए ले लेते कि इसमें से 1000 लोगों का ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, तो अपने गांव में फिलहाल 10,000 ग्राम सभा के मेंबर हैं। ग्राम सभा बुलाया जाएगा आपको, आप यहाँ के रजिस्टर्ड रोल में 21 साल की उम्र के हिसाब से होने चाहिए। इस ग्राम सभा में पूरी कोशिश यही रहेगी कि 1/3 औरतें होनी ही चाहिए, पहली बात। दूसरा, एससी और एसटी का पॉपुलेशन नॉट पॉसिबल 1/3 रखना। क्यों? क्योंकि मान लो बंबई ना, जैसे अहमदाबाद के आसपास उतना एसटी नहीं मिलेगा, सूरत के आसपास मिल भी सकता है, तो वो तो फ्रैगमेंटेड पॉपुलेशन है। तो इसीलिए क्या लिख रखा है? एससी एंड एसटी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो ये मेंबर्स बन के तैयार हो गए। एक जो मेरा सिविल सर्विसेज में मेरे से एग्जाम में गलती हुई थी, जैसे जो चेयरपर्सन है, मतलब फ्लो ही आता है दिमाग में, दैट चेयरपर्सन विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। चेयरपर्सन का मतलब है सरपंच। द स्टेट लेजिस्लेचर विल डिसाइड कि सरपंच का चुनाव कैसे होगा। होता वही है जो आप समझ रहे हैं, पर स्टेट लेजिस्लेचर विल डिसाइड। पूरी कोशिश यही है कि हर राज्य में 1/3 सरपंच औरतें होनी चाहिए। यही है, बराबर। इलेक्शन हो गया, सब बन के तैयार हो गया, शाबाश। चलो फिर अच्छा, कैसे ये काम करेगा? विलेज पंचायत, इट इज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर। अब इसके ऊपर वाले लेवल पे जाते हैं। ऊपर वाले लेवल पे मेंबर्स, ध्यान से। अब ऊपर वाले लेवल पे मेंबर्स ग्राम सभा के नहीं होते, क्योंकि ग्राम मतलब गांव, तो गांव की सभा होती है, ये तो इससे ऊपर के स्तर का है। तो इसीलिए यहां पर मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, इसमें 1/3 विमेन है, एससी एसटी अकॉर्डिंगली होगा। चेयरपर्सन जो है, तो अगर मैं इंटरमीडिएट लेवल पर हूं, ये इंटरमीडिएट है, तो आप ही लोग में से हमको इनडायरेक्टली चुना जाएगा ना। हेलो, आप ही लोग में से हमको चुना जा रहा है। हाँ, मिनिमम 1/3 तो होनी ही चाहिए इन द ग्राम सभा। ये तो गांव में तो औरतें 80% हो, 90% हो, पर मिनिमम 1/3 तो होना। ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक स्टेप है ना, क्योंकि पेट्रियार्की है। तो क्या हो सकता है कि तुमको क्या जरूरत है, जैसे अभी एक प्रधानपति करके सरपंच, हाँ, प्रधानपति। तो जब जिन जिन राज्यों में प्रधान, हिंदी मुखिया, गुजरात में सरपंच में कंपलसरी 1/3 विमेन कर दिया है कि उस गांव में होंगे,
तो एक्चुअली में वो प्रधान ही पति होते, पर वो मुखिया या सरपंच जो वो औरत होती है। तो रूल तो फॉलो हो रहा है ऑन पेपर एकदम परफेक्ट, ऐसा है। इधर जब लेकर आए कॉन्सेप्ट सेम, मेंबर चेयरमैन इंटरमीडिएट लेवल। एंड द बेस्ट पार्ट, मैंने तो खुद ही कॉपी पेस्ट किया है, एक एक वर्ड सेम हैंड राइटिंग। जिला लेवल पर चेयरपर्सन मेंबर सेम अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो कॉन्सेप्ट के तो इलेक्शन होकर मेंबर, तुम ना समझने की क्षमता को बढ़ाओ। जैसे डायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या है, यहाँ जितने लोग रहते हैं वो इनको वोट देंगे। इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द पॉलिटी क्लास। क्योंकि अगर इसको डायरेक्टली करने के लिए मतलब एक आदमी को समझ आ रहा है, नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए उधर मेंशन नहीं है और इधर ऑब्वियसली इनडायरेक्टली होगा, ऑब्वियसली इनडायरेक्टली ही होगा। तो 3 स्तर बन के तैयार हो गए। अब इनका क्या काम है सर बोर्ड पे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ, ये ओ है, जीरो नहीं है। 243 नहीं होता है भाई, लोग ओ है। कुछ लोग ये भी कहते हैं सर 16 नहीं थे, मिस्टेक हो गई थी। तो मैं कहता हूं 243 ए, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, 15 हुए ना, ओ हुआ ना 16। तो 243 के साथ गिनेंगे तो ओ 16 नंबर पे आएगा, ए से गिनेंगे तो ओ 15 नंबर पे आएगा। 16 आर्टिकल इंक्लूड किए, उसके बाद न्यू शेड्यूल इंक्लूड किया 11th। क्यों? बस पिछले क्लास के हिसाब से अगर बात करें, प्रीवियस लेक्चर में एंटी डिफेक्शन में हमने 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया था 1985 में। तो अब हम 1993 में 11th शेड्यूल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सही है? क्या काम दिया सर? आर्टिकल 40 ऑफ द डीपीएसपी गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से उसको स्ट्रेंथ देने को लेकर बात है। ग्राम सभा को मजबूत कीजिए, ये वाला आर्टिकल याद आ रहा है? परफेक्ट। जैसे आज हम हमारा एमएलए चुनते हैं, आज हम एमपी चुनते हैं, वो लोग विधानसभा या लोकसभा जाते हैं। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, उस डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्यों? जो बंदा चुन के गया हुआ है, वो बंदा या बंदी वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है ना, हमने उनको चुना है। तो यही सिस्टम इंडिया में चलता है। तो इसी सिस्टम को अब चेंज कर दिया पीआरआई में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। हूं पोतेज मारो केम, मेरा कोई आदमी क्यों, मैं खुद। सो दैट चेंज्ड, इट वाज मेड द जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक ही ड्यूटी था पूरे आर्टिकल का कि कैसे भी करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए और कैसे भी करके सोशल जस्टिस अवेलेबल होना चाहिए। इस बेसिस पे पूरे पंचायती सिस्टम का बन के तैयार हुआ। इस दौरान जैसे यही वो अमेंडमेंट है जो आया, जो अभी पूछ रहे थे कि फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ। तो जब ये हुआ उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद ये हुआ। फिर इसको कैसे चला रहे हैं सर? ऐसे। इस केस में कुछ बारीक चीज़ें। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टेट लेजिस्लेचर 3 चीज़ों के लिए डिसाइड करेगी। अगर आप बोर्ड पे ध्यान से देखें तो मैंने मेंशन भी नहीं किया है। स्टेट लेजिस्लेचर ही ये बताएगी कि चेयरपर्सन एससी एसटी कौन कौन सी जगह पर कहां कहां पर होगा। केंद्र सरकार तो ये बता के कभी छोड़ ही नहीं सकती थी, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जैसे झारखंड गवर्नमेंट को, गुजरात गवर्नमेंट को अलग अलग आइटम लगेगा, हरियाणा में तो एसटी ही नहीं है तो लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए केंद्र विधानसभा ये डिसाइड करेगी। पहला, बैकवर्ड क्लास का कहीं पर भी इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है, तो इसीलिए एससी है, एसटी है, ओबीसी है। ओबीसी को कहां कहां पर किस प्रकार का प्रावधान देना है, ये भी स्टेट लेजिस्लेचर पे छोड़ दिया है। एंड थर्ड, और पंचायत को कितना पावर देना है, 16 आर्टिकल के हिसाब से पावर तो दे दिया, उसके अलावा और कितना क्या पावर देना है ये भी स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया है। तो ये 3 मूल काम स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़े, पहला। दूसरा, यहां पे जैसे सर, जैसे इनमें से किसी का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है ना,
क्यों? क्योंकि 3 स्टेज है, एक स्टेज में यही मेंबर चेयरमैन, दूसरे स्टेज में यही मेंबर चेयरपर्सन, तीसरे में यही, तो डिसक्वालिफिकेशन का प्रोसेस फिर कैसे होगा? तो ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट पे ही छोड़ रखा है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसक्वालिफिकेशन के प्रोसेस के लिए वो कोई भी एक अथॉरिटी बना कर देगी, वो अथॉरिटी जिस भी हिसाब से जिसको भी डिसक्वालीफाई करने का सोचेगा करेगा। इसमें डिसक्वालिफिकेशन का प्रोसेस कागज पे लिख कर उसका अमल करवाना बहुत मुश्किल है। क्यों? वही तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना विभिन्न है कि सेम तरीके का कानून अप्लाई करना नामुमकिन है। तो इसीलिए ये दौरान है, उस दौरान ग्राम पंचायत या जो ये बोलते हैं पंचायती राज, इसका ड्यूरेशन 5 साल का है। इसमें मिनिमम लोकसभा का मिनिमम ग्राम सभा का जो बंदा है उसकी उम्र 21 साल है। ओके, इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। ओके, तो एक और बॉडी का इंट्रोडक्शन हुआ अपनी तरफ से। अच्छा, स्टेट फाइनेंस कमीशन, वैसे तो फाइनेंस कमीशन की हमारी बहुत सारी बात हुई है, फिर भी इसके 3 काम है वो समझा देता हूँ। पहला, मैं अगर केंद्र और राज्य में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर आएगा वो। दूसरा, राज्य और ग्राम पंचायत में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर आएगा वो। और तीसरा, ग्राम पंचायत खुद किस तरीके से कैसा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके यूज करेगा वो। फेयर, फाइनेंस कमीशन का यही काम हो सकता है। उसके अलावा जैसे गुजरात राज्य में अगर इम्प्लीमेंटेड है तो इसी राज्य के बीच में दमन नाम का एक यूनियन टेरिटरी है, दीव है, दादरा है, नगर हवेली है, वगैरह वगैरह है। तो उस दौरान सर क्या, तो पर दमन तो मुर्मू जी का है ना, तो उस वक्त ना प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि गुजरात का पंचायती राज का बनाया हुआ लेजिस्लेचर के थ्रू एक्ट वो उसके यूटी दमन में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, पहला। और अगर करना है तो विथ मॉडिफिकेशन करना है या विदाउट मॉडिफिकेशन करना है, ये क्यों? क्योंकि दमन एक बड़ी जगह है, उधर भी हो सकता है पंचायती राज की जरूरत पड़े, उसके भी रूरल एरियाज बहुत सारे होंगे। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी प्रेसिडेंट के साइड से छोड़ रखी है। और उसके अलावा कोर्ट्स पीआरआई में इंटरफेयर नहीं करेंगे मैटर में, ये लोग खुद ही उस चीज़ को करेंगे, क्योंकि जब कोर्ट ही करने लग जाएगा तो काहे का डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो वो तो लफड़ा ही यही है कि फिर तो सब कुछ सेंट्रल हो जाएगा। तो इसलिए कोर्ट्स डिसाइड नहीं करेगा। गाइस, टोटल मिला के 20 मैंने लिखा है कि 29 प्रोविजंस है ना। अच्छा, टोटल मिला के 29 प्रोविजंस है 11th शेड्यूल में। आई रिपीट 29। उस 29 में कुछ प्रोविजंस कंपलसरी है, क्योंकि हम 11th शेड्यूल की बात कर रहे हैं। 11th शेड्यूल में 29 है, उसमें से कुछ कंपलसरी है, तो ये तो डिबेटेबल ही नहीं है कि गुजरात उसको अप्लाई करेगा कि नहीं। एंड ऑब्वियस सी बात है कुछ वॉलंटरी है, तो हमको लक्ष्मीकांत में से ये लिस्ट देखना है कि कौन सा कंपलसरी है और कौन सा वॉलंटरी है। बोर्ड पे आ जाते हैं प्लीज़, 1 मिनट के लिए इधर ही देख लेते हैं। अच्छा, 3 चीज़ें हम देखेंगे प्लीज़। कंपलसरी कौन कौन सा आइटम है वो, वॉलंटरी कौन कौन सा आइटम है वो, और एक और आइटम है गाइस, देर आर अ फ्यू स्टेट्स देर आर अ फ्यू स्टेट्स जिन स्टेट्स में पीआरआई अप्लाई नहीं होता, वो हम देख लेंगे कि क्या। बोर्ड पे दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। अच्छा, व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट द बुक इज, जैसे यहां लिखा है ग्राम सभा, फिर 3 टायर सिस्टम लिख दिया। मैं होता तो पहले 3 टीयर लिखता, सही है। फिर ना इलेक्शन ऑफ मेंबर एंड चेयरपर्सन लिख दिया है, किसका, तीनों का एक साथ चेप दिया है। रेसी एसटी की सीट तीनों के एक साथ चेप दी। 3 टीयर लेते ना और तीनों का एक साथ बताते तो बढ़िया बैठ सकता था। फिर भी ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, डिस्क्वालिफिकेशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसका पावर फंक्शन, फाइनेंस कैसे मैनेज होगा, फाइनेंस कमीशन कैसे काम करेगी, 1 2 3 जो पॉइंट है, 1 2 3 जो पॉइंट है वो हम देख लेंगे। ऑडिट एंड अकाउंट्स होगा,
एप्लीकेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी को लेकर भी बात किया, और ये रहा वो वाला पार्ट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। एग्जेम्प्टेड स्टेट्स एंड एरियाज बोर्ड पे, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। मुझे कुछ बोर्ड पे लिखना है बात। अच्छा चलो बात करते हैं। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम हो गया। आगे बढ़ रहा हूं। कौन कौन से लॉ कंटिन्यू होंगे पंचायत में, क्या कोर्ट इंटरफेरेंस कर सकता है, वो नहीं। बोर्ड पे 11 शेड्यूल में कितने आइटम है सर? ये रहे 29 आइटम, 11 से लेकर ये रहे 29 तक बोर्ड पे। आप नीचे देखते रहेंगे ना अपनी बुक में तो सब गड़बड़ होने लगेगा एक पॉइंट के बाद। मैच द फॉलोइंग थोड़ी खेलने आए घर से, आपकी और मेरी बुक तो सेम है, तो हम पेज पलटेंगे तो वही दिखेगा, तो उससे क्या फायदा होगा। बोर्ड पे ये कंपलसरी प्रोविजंस है, 11 है। मैंने ना जाने अनजाने में 11 के 11 बता दिए, फिर भी पढ़ देता हूँ। फर्स्ट, ग्राम सभा होना जरूरी है। सेकंड, 3 स्तर होना जरूरी है। तीसरा, डायरेक्ट इलेक्शंस होना चाहिए विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। चौथा, ये जो मेरा गलत हुआ था एग्जाम, चेयरपर्सन की पोस्ट पे, चेयरपर्सन की पोस्ट पे इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो सकता है। विलेज लेवल पर तो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। काफी बारीक कंपलसरी एस्पेक्ट था वो। फ्लो में क्या हो गया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल विल बी हेल्ड। तो लग रहा था हाँ वो कंपलसरी प्रोविजन में तो मैंने पढ़ा था ये बात को, उधर एक मिस्टेक हो गया था। एनीवेज, वोटिंग राइट डायरेक्टली इनडायरेक्टली चेयरपर्सन के केस में मिलेगा, बात हो गई। 21 साल की उम्र, बात हो गई। SC ST की सीट हर जगह पर होनी चाहिए, बात हो गई। 1/3 सीट महिलाओं के लिए, बात हो गई। 5 साल का टेन्योर होगा, बात हो गई। स्टेट इलेक्शन कमीशन ये काम करेगा, बात हो गई। स्टेट फाइनेंस कमीशन इस चीज का ध्यान रखेगा, बात हो गई। तो 11 के 11 प्रोविजंस हमारे डायग्रामेटिक फॉर्म में तो हम पुट कर चुके हैं। कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला कोई पॉइंट नहीं है जो छूट गया उसमें। एक ये 4th नंबर पॉइंट है जो मुझे लगता है वॉलंटरी वाला पार्ट आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई चैलेंज नहीं आएगा। एक बात और, जैसे एक क्वेश्चन है बोर्ड पे, क्वेश्चन है बच्चों, schedule areas and obviously tribal areas है ना। ये schedule 5 है, ये schedule 6। तो मेरा क्वेश्चन है, इंडिया में कितने राज्यों में, थैंक यू, बहुत कम लोगों को इतना ध्यान रहता है, थैंक यू। जैसे हिंदुस्तान में 10 राज्यों में फिलहाल schedule areas है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर 10 स्टेट्स में schedule areas है तो schedule areas कितने हैं? हाँ, कितने भी बन सकते, मन नहीं खबर, 1000, 500, 2000, 50 करोड़, ये तो पॉसिबल ही नहीं। अब इसके जवाब देने पड़ेंगे। ट्राइबल एरिया के वक्त पढ़ा था, परसों ही तो टेस्ट है। मुझे लगा था ये तो लोग फर बात कर लेंगे, ऐसा। टोटल 10 ट्राइबल एरियाज है, वो ट्राइबल एरिया वाले चैप्टर में जाके देखेंगे तो दिख जाएगा। फिर अब ध्यान से सुनो, जैसे गुजरात, फोटो बनाते दिमाग में, ये पूरा राज्य, ऐसे ही मैंने इधर एक एरिया लिया, मैंने लिखा ये स्केड्यूल एरिया है, और ये लिखा
बाकी पूरे राज्य में तो गुजरात सरकार देख लेगी ना अप्लाई करने को लेकर, उसमें तो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया तो पास किया, पर अगर बहुत ध्यान से ध्यान हो तो शेड्यूल एरिया में कोई भी चीज अप्लाई होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर गवर्नर को लेकर एक चर्चा थी। तो पता है जब 1993 में पंचायती राज पास हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वक्त, तो इसके लिए तो प्रेसिडेंट को क्या करना है वो लिख दिया था, पर इसके लेकर लिखा ही नहीं था। तो ना गुजरात के शेड्यूल एरिया में पंचायती राज अप्लाई नहीं हुए, तो सरकार को लगा ओ भाई पिछड़ा तो है ही ना, तो अप्लाई तो करना ही चाहिए ना। इस वजह से सरकार ने कौन सा एक्ट पास किया पता है? पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 विद इन 3 years ओनली। तो फिर स्टेट्स को क्या बोला, पैसा के तहत आपके राज्य में अगर कोई शेड्यूल एरिया है तो उधर के लिए भी कानून बना दीजिएगा, उसमें भी अप्लाई होगा। जी सर, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? शेड्यूल एरियाज में भी अप्लाई होगा। तो फिलहाल सारे शेड्यूल एरियाज में पीआरआई अप्लाई होता है। ट्राइबल एरिया में ध्यान से देखो ना, द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड सर्टेन अदर एरियाज। दीज एरियाज इंक्लूड शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया। तो ट्राइबल एरिया में भी अप्लाई नहीं होता, पर अब से शेड्यूल एरिया में पैसा के तहत होता है, ट्राइबल एरिया में होता है नहीं होता। ट्राइबल एरिया में क्यों नहीं होता? उसका अपना रीजनल काउंसिल बनता है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होता है, उसको तो बनाया इसीलिए गया है ताकि वो खुद अपना खुद उत्थान कर सके। अब उसमें भी पंचायती राज अप्लाई करेंगे तो वो क्या बोलेगा, ले ये भी ले जा। मतलब हमको इसलिए बनाया था कि हम खुद कर सके, फिर अब आप आ गए, तो जब आप ही का कानून करना है तो फिर हमको क्यों रख रखा है? याद आ रहा है? ओरिजिनल काउंसिल, टीम मेंबर, परसों के लिए थोड़ा मेहनत करो। तो इसीलिए 3 राज्य और ट्राइबल एरिया में अप्लाई नहीं होता, और पैसा के तहत शेड्यूल एरिया में अप्लाई होता है। हेलो, टोटल जैसे अगर मैं अपने डायग्राम पे जाऊं जो मैं पढ़ा रहा था, है ना, जैसे ट्वेंटी 29 आइटम है ना, ध्यान रखना है। मतलब वॉलेंट्री तो मेरे इंटरेस्ट का भी नहीं है, तुम्हारे भी नहीं होना चाहिए, कंपलसरी तो इंटरेस्ट होना, जब है ही कंपलसरी तो सही। एक छोटा सा एफर्ट डालना है, जेन्युइन एफर्ट। मैंने डाला है, आप भी कोशिश कीजिए। जैसे ना 2-4 मिनट में एक बार वो चैप्टर को पढ़ने का फ्लो बनाइए।
आपके अगर एक मेंटल ढांचा तो बना होगा ना. सो यू कीप रीडिंग एंड आई मूव टू द म्यूनिसिपैलिटी वाला चैप्टर. फेयर. हाँ. तीन तीन टीयर, 3 टीयर है ये. तो पंचायती राज इज 3 टीयर. सवाल क्या है? वो भी तो अभी वही तो पढ़ा रहा हूँ. जिला परिषद 3 टीयर. उसमें क्या है, मैं वर्ड्स नहीं यूज करता. जिला परिषद ये वो, क्योंकि सारे राज्य अपने हिसाब से अलग अलग वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं. तो मैं पॉलिटी पे स्टिक रहना चाहता हूँ. हाँ नहीं नहीं, इसलिए मैं पॉलिटी पे स्टिक रहना चाहता हूँ, मतलब पॉलिटी की भाषा पे. तो मैं उसको विलेज पंचायत बुलाता हूँ, इसी को इंटरमीडिएट बुलाता हूँ, क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग हो सकते हैं. एक खाली सरपंच वाला जो पार्ट है वो मैं, हाँ वही. एक्चुअली मजे की बात पीआरआई को लेकर यही है कि नहीं पता है. तो प्रधान और उप प्रधान तो सारे सुन के चलते हैं, पर उनको कौन चुनता है कि भी तो कोई चर्चा होनी चाहिए थी. ऐसा बक्का स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन हेल्ड करता है. गुजरात में फरवरी में है. जब होंगे तब पता. वो होता है ना कि पॉलिटी में कुछ भी पढ़ लिया उसके बाद कुछ होता है तो काफ़ी समझ आ जाता है. वो हो जाएगा. फिर आप रीड कीजिए, मैं म्यूनिसिपैलिटी वाला बना रहा हूँ. सिमिलर लेवल पर ही बनेगा ऑब्वियसली. एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू आस्क. ऐसा. हाँ. किसका काम? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर. अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आता है. आ रहे हैं उस पे. पहले दोनों पढ़ा देने दो, पहले दोनों पढ़ा देने दो तो बात करने में. अच्छा, ब्लॉक ही इंटरमीडिएट होता है कहीं कहीं पे, पर फिर वही बात है कहीं कहीं पे. क्योंकि अभी कोई मुझे पूछेगा कि फिर सर तालुका, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि रीजनल मतलब बता सकते, बट कोई आंध्रा का हुआ, कोई तमिलनाडु का हो, कोई क्लास में भी नॉर्थ ईस्ट का हो, कैसे सब. और मेरा नॉलेज ही लिमिटेड है एक पॉइंट के बाद वर्ड्स में, वो चक्कर फंसता है. रीड कीजिए प्लीज.
सुनते हैं। अच्छा, बिफोर दैट एनीबडी एनीथिंग टू आस्क फ्रॉम द प्रीवियस? सीट के रिजर्वेशन में एक जगह पॉइंट लिखा है कि 334 में एक बात की है। हाँ हाँ, क्या? ऐसा लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट का जो कोटा है वो आई थिंक अरुणाचल में एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा कुछ। हाँ सही तो है। हाँ मतलब जो लिखा है 2030 तक अभी कोटा सिस्टम है पंचायती राज में, पीआरआई में, और अरुणाचल में ये चीज़ फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है। यही उसका स्पेशल केस है, एक्सेप्शन। वो टेस्ट वेस्ट में पूछने वाले क्वेश्चंस में से आता है। और हाँ, दो पूछो। क्या सिस्टम है? जो सैलेड फीचर है, सेकंड ऑप्शन 3 टायर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम है। उसमें नीचे लास्ट में लिखा हुआ है कि 20 लाख से ज़्यादा होंगे तो हाँ, 20 लाख से ज़्यादा होंगे तो इंटरमीडिएट का लेवल नहीं होगा। थैंक यू मार्क कराने के लिए। जरूरत नहीं, फिर बहुत छोटा हो गया ना राज्य, फिर राज्य कंपैरेटिवली छोटा हो गया तो क्या दिक्कत है? 2 टियर में ही संभाला जा सकता है ना फिर। थैंक यू। ये बात रह गई थी कि अगर 20 लाख से कम का टोटल हुआ आबादी ओवरऑल तो फिर 2 टियर में संभाल लेंगे। अच्छा, फिर और कितना टुकड़ा टुकड़ा तोड़ेंगे? अच्छा, और हाँ पूछो यार। ग्राम पंचायत में ना ये मेंबर वगैरह क्या सीख होता है, वो कभी इसे लिखे सुने नहीं। ये रहने देते हैं। एक्चुअली क्या है, इधर की जो राजनीति है ना, ये बहुत अलग है बाकी हिंदुस्तान की राजनीति से। ये जो मुखिया बनना, सरपंच बनना, ये सब प्रधान, इसकी राजनीति हिंदुस्तान में बहुत अलग है। तो कैसा है कि राज्य दर राज्य, सॉरी, एक राज्य के अंदर ग्राम दर ग्राम बहुत वैरायटी है। वो क्या है? हाँ हाँ हाँ, तभी तो वो इलेक्टोरल रोल में होगा ना उस गांव के, उस गांव का होना जरूरी है। बढ़े आगे। सुनते, कंपैरेटिवली इजी है, हम सूरत रहते हैं, क्या पता लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, ये भी एक क्लेश है। बट एनीवेज दिस इज इजियर बिकॉज ढांचा बन गया दिमाग में। जैसे गाइस 243 से 243 ओ तक वो था, पी से स्टार्ट होता है म्यूनिसिपैलिटी, तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है, और गाइस जेड के बाद ए है, तो जेड ए जेड बी जेड सी जेड डी जेड ई जेड एफ ऐसे है। तो इसीलिए वहां जो जेड जी लिखा है वो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। हाँ, पहले पी से जेड खत्म होता है और जेड आगे लग के फिर एबीसीडी चालू होता है। टोटल 18 आर्टिकल है, 74th है क्योंकि 73rd वो था तो 74th म्यूनिसिपैलिटी वाला। 12th शेड्यूल है, जस्टिसिएबल पार्ट है। छोटा सा स्टोरी, मॉडर्न इंडिया वाला 1687 में मद्रास में पहली बार लागू कर दिया था। मद्रास काउंसिल ने काफ़ी दिन तक चलाया, फिर उसके बाद 1726 में बाकी दो प्रेसिडेंसीज में इसको लागू किया गया, और लॉर्ड रिपॉन फैक्ट्रीज एक्ट 1881 एंड द रिपील ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और कितनी तारीफ हमने उनकी मॉडर्न इंडिया में की थी। ही इज द फादर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस इन दिस कंट्री सेड टू बी, एंड he was the person who formed the Magna Carta of self governance in this country. फेयर, ये वो वाली बात। दूसरा,
बच्चों टोटल 8 टाइप के म्यूनिसिपैलिटी का इंडिया में कॉन्सेप्ट है। उसमें से गुजरात की बात करते हैं। जैसे हमारे राज्य में पहले जैसे सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, जैसे अब ना नवसारी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया है। तो बड़े वाले जो जगह है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में आते हैं, उससे छोटे को म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। भरूच आजू बाजू म्यूनिसिपैलिटी होता है, ये म्यूनिसिपैलिटी होता है। जैसे ऐसे ही पूछ रहा हूं, जैसे हमारे शहर में नोटिफाइड एरिया है कहाँ कहाँ? जब आप सचिन जाएंगे ना तो सचिन के 2 गेट हैं। गेट पे क्या लिखा है? सचिन नोटिफाइड एरिया, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। तो हमारे शहर में नोटिफाइड एरिया है। टाउन एरिया हमारे शहर में नहीं है, पर ये शहरी के लिए ही होता है। कैंटोनमेंट हमारे शहर में नहीं, कैंट्स वो आर्मी के एरिया बराबर। हमारे शहर में टाउनशिप भी है। हाँ, एएमएनएस, गेल, एलएनटी, क्रिप्को, इनके टाउनशिप्स है। हमारे शहर में पोर्ट ट्रस्ट है, हजीरा का पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी नहीं है। बेसिकली शहरीकरण, शहर को एक अच्छा गवर्नेंस देने के लिए ये 8 प्रकार है। किताब इन जनरल जैसे ये जो बात करता है, जैसे अब शहर में भी क्या होता है ना, जैसे हम बोलते बड़ा शहर, तो जो थोड़े कम संपन्न राज्य गुजरात के मुकाबले, मान लो उड़ीसा, तो उड़ीसा में भुवनेश्वर, कटक, पुरी, ये 3 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो पाएगा, बाकियों में तो हो नहीं सकता। तो वो लोग क्या बात करते हैं, नहीं नहीं बोले हमारे तो लार्ज वाले तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बट फिर जो हमारे ट्रांजिशनल है ना वो बड़े हैं ना वो छोटे, वो नगर पंचायत कहलाएंगे, और जो हमारे स्मॉल अर्बन एरिया है वो म्युनिसिपल काउंसिल कहलाएंगे। इसी में वैरायटी है। मेरा ये बात यहां पर लिखने के पीछे का कारण ये था कि ये 8 प्लस ये 3 नहीं है, ये थोड़ा सब्जेक्टिव है और गेम तो यही है। तो ये टोटल मिला के 8 है, मुझे 8 पढ़ाने हैं। सही है, स्वाभाविक है, सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही पिक करेंगे। कौन से वार्ड में रहती है तू? आप में से कोई भी बता सकता है कि आपको? हाँ, ही स्टेज इन वार्ड नंबर 29 एंड द नेम ऑफ द वार्ड इज, नाम नहीं पता। तो आपके वार्ड से कौन जीता हुआ है? आई लाइक इट। इनके वार्ड से 4 कॉर्पोरेटर हैं, कोई एक का नाम? अच्छा ठीक है, नॉट बैड। और कोई भी है? ठीक है, फेयर, यू आर राइट। और कोई भी है जो इस शहर में ये जानता हो कि वो प्रशासनिक तौर पे उनको कौन संभाल रहा है? कोई बात नहीं, बीजेपी। आधा राइट है, क्योंकि वेरी हाई चांस कि आपके जीते हुए कौन सी एरिया में रहते? देयर इज अ वेरी हाई चांस कि, अच्छा नहीं अब नहीं है ना, अब तो तू कौन सा एरिया है पीछे? ये कौन सा वार्ड है? बात करते हैं पहले ये प्रैक्टिकली सूरत का ही समझे। जैसे बच्चों सपोज ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो मैंने तो एग्जाम्पल लेने सिखाने के लिए, क्योंकि और कोई तरीका फिर ये फास्ट हो जाएगा, बेसिकली तरीके तो बहुत है। जैसे सूरत की आबादी अगर 60 लाख लेते हैं आज गाइज, फैक्चुअल लेवल पर सूरत 30 पार्ट में डिवाइडेड है, 30 सो देयर आर बेसिकली 30 वार्ड्स। वार्ड मतलब सर एरिया,
जिसमें शहर डिवाइडेड है। तो मैंने यहाँ लिखा है वार्ड 1 से लेकर वार्ड 30 तक, ठीक है। ऐसे लिया मैंने कि एक वार्ड में लमसम 20 लाख 2 लाख की आबादी हुई तो 60 लाख हो गया, डन। ऐसा नहीं है, एक खाली सीखने के लिए अपने कर रहे हैं। और ना सूरत में हर वार्ड से 4 कैंडिडेट जीत सकते हैं, सॉरी 4 सीट होती है, और वो जो 4 लोग जीतते हैं बच्चों, उनको कॉर्पोरेटर बुलाते हैं। उन्हीं को कॉर्पोरेटर बुलाते हैं बच्चों, क्योंकि सबको ये वर्ड का तो आइडिया है बट उससे ज़्यादा का नहीं है। तो टोटल मिला के, अच्छा, तो जब वार्ड इलेक्शंस होते हैं तो मान लीजिए मैं एक वार्ड को बिलोंग करता हूँ, तो मैं वार्ड पे जाता हूँ। तो जब वार्ड पे ये तो मैं प्रैक्टिकल खाली सिखा रहा हूँ। मैं वार्ड पे जाता हूँ तो मुझे क्या बोलते हैं, कौशल भाई 4 जना सिलेक्ट कर ही ले जाओ, 1 2 3। मैं भी 4 लोग को वोट दे दिया, उनकी गिनती हो जाएगी। वार्ड इलेक्शंस कॉर्पोरेटर बनने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, स्वाभाविक है। स्टेट इलेक्शन जब कराता है बच्चों, 30 वार्ड है सूरत में, और हर वार्ड से 4 मिला के सूरत में टोटल 120 कॉर्पोरेटर्स हैं आज भी। और मैं सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट आपसे शेयर कर दूंगा, आपको उसमें से देख के ही जाना पड़ेगा। फिर इलेक्शन होता है, विनर्स को कॉर्पोरेटर बुलाते हैं। अब ध्यान से देखते हैं, अभी तक फर्स्ट स्टेज हुआ नहीं है। ये जो 120 लोग हैं, इन्हीं लोगों को बुलाते हैं। जैसे आप ही मान लीजिए वो 120 लोग हैं, वेलकम टू द काउंसिल। तो इसीलिए कभी कभार आपको काउंसिलर्स भी बुलाते हैं और आपको कॉर्पोरेटर्स भी बुलाते हैं। आपको ना वार्ड मेंबर्स ने इलेक्ट किया है, इलेक्शन हुआ था, तो उस दौरान 120 में से एक मेयर बनेंगे, दक्षेश मावाणी। एक डेप्यूटी मेयर का क्या नाम है सूरत के? या तो नरेंद्र पाटिल, एनीबडी? अच्छा, ओके। दक्षेश मावाणी, डेप्यूटी मेयर जो है वो नरेश पटेल या नरेंद्र पाटिल करके उनको बुलाया, नरेंद्र पाटिल या डॉक्टर नरेश पाटिल ऐसे करके बोल। ये संगीता पाटिल है ना, उनकी जो वाइफ है ना, उनकी जो सिस्टर है ना, उनके हस्बैंड है, उनकी सिस्टर के हस्बैंड है, वो डेप्यूटी मेयर है। सर, तो इन 120 लोगों में से कैसे मेयर सिलेक्ट होता है या इलेक्ट होता है? वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है कि आ 120 माथी आ साहब ने बना, एवं नहीं, वो डिसाइड करता है। तो ये लोग 120 लोग क्या करते हैं सर? जैसे आप और मैं प्रॉपर्टी टैक्स, एसएमसी के बहुत सारे टैक्सेस भरते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह करते करते, तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 500 करोड़ रुपया आता है। तो ये 120 लोग क्या करते हैं मालूम है? अपने आप, अच्छा, ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये 500 करोड़ रुपया खर्च कैसे होगा। तो ये लोग डेलिबरेटिव विंग है और लेजिस्लेटिव विंग है, का मतलब है कानून बनाते हैं बैठ के। तो बोलते हैं हाँ बोलो, हाँ बोलो। तो अभी क्या है, ये जितने भी जीत कर जाते हैं, जैसे अभी सूरत में एक्चुअली ना आम आदमी पार्टी से इस बार 16 कॉर्पोरेटर जीते थे 120 में से, और ये बहुत बड़ी बात थी इस शहर के लिए। उसमें से 10-12 ने भी रिजाइन कर दिया है धीरे धीरे करके। तो शायद 95 कॉर्पोरेटर्स इन सूरत टुडे आर फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी. It is dominated by BJP currently for obvious reasons. So, ये लोग लेजिस्लेचर बनाते और वो 500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान करते हैं, led by the mayor and obviously the deputy mayor here. So this is stage 1. अब कैसे खर्च करेंगे सर? तो जैसे नहीं, जब अपन ने MPs बनाए थे तो सबको पोर्टफोलियो दे दिए थे, तो ये तो सरकार बना चुके हैं ना, तो इनको जब पोर्टफोलियो देते हैं तो बच्चों स्टेज 2 बन के तैयार होता है। स्टेज टू बन के तैयार होता है, जिसको स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं। तो एग्जांपल, जैसे अभी सूरत में 20 स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ, कोई भी एक ले लेता हूँ। ऑन एडुकेशन, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग। एडुकेशन, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एडुकेशन सूरत में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देती होगी ये वाले लोग?
गवर्नमेंट स्कूल्स उससे भी ज़्यादा अभी करंटली। स्मीमेर कॉलेज एसएमसी का है, जैसे वहीं के हेल्थ वाले सिविल हॉस्पिटल, स्मीमेर, ये सब तो एसएमसी के हॉस्पिटल्स हैं। पीएचसी, सीएच मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ केयर, तो इनको चलाना है तो कैसे होगा? वो 500 करोड़ रुपए 120 के 20 लोग मान लीजिए अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी में डिवाइड हो गए, 5 5 5 5 4 2 3 4 रखा था, तो सब अपना अपना काम चालू करेंगे ना फिर। तो जैसे मान लीजिए हम 5 लोग मिल के एडुकेशन स्टैंडिंग कमेटी में, उस एडुकेशन स्टैंडिंग कमेटी में आप चेयरमैन हैं, तो सूरत में लोग कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को? हेलो, आई एम द स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ऑफ एडुकेशन एसएमसी। तो वो कॉरपोरेटर तो है ही ना, पर वो उस स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है। तो दूसरा बंदा क्या बोलता है? मैंने कहा हाँ यस मैम, अगर ये चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन एडुकेशन है तो आप क्या हैं? मेंबर। तो बोलते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी मेंबर। बात समझ आ रही है? ये सेकेंड स्टेज है। तो ये लोग क्या काम करते हैं? ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं। क्यों? वो 500 करोड़ रुपए मान ले, उसमें से इनको 50 करोड़ रुपए मिले थे, तो अब स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन वालों का क्या काम है? ये देखना कि शिक्षा प्रणाली ठीक से चल रही है कि नहीं। ऑब्वियसली इनको भी बहुत सारे लोग अलॉट किए जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि ये तो चोजन है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव तो जीपीएससी एसएमसी की एग्जाम तो उसके तहत होता है, जीपीएससी भी देता है। और इनके ऊपर जिसके लिए आप रोज क्लास आते हैं, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन is called the municipal commissioner. Currently, Shalini Agarwal is the SMC commissioner. 99.9% एक IAS ही होते हैं और वही CEO होते हैं। तो मेरा जो इंटरेस्ट का है वो एग्जीक्यूटिव है, वही टॉप लेवल पर उस चीज़ को एग्जीक्यूट कराते हैं। ऐसा तो ये 3 tier स्ट्रक्चर है। तो अभी मतलब जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपके साथ एसएमसी का ऑफिशियल ऐप शेयर वो वेबसाइट शेयर करूँगा। आपको 2 चीज़ें उसमें देख लेनी है। पहला, आप कौन से वार्ड में हैं, और दूसरा, उस वार्ड से कौन कॉरपोरेटर है। तीसरी भी चीज़ देख लीजिएगा प्लीज़, वो कॉरपोरेटर कौन से स्टैंडिंग कमेटी में है, ताकि आपको पता चले कि आपके एरिया में नाले पे ज़्यादा फोकस है कि शिक्षा पे। क्योंकि स्वाभाविक है, वो जिस कमेटी के होंगे वो पार्ट तो कम से कम आपके एरिया में ठीक होना चाहिए, और अगर वो भी नहीं है तो अगले इलेक्शन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है, अपने वोट का अच्छा यूज लेने की कोशिश कीजिएगा। यही इसका बेसिक फंडामेंटल है, यही 3 tier है। हाँ, सवाल? हाँ, नहीं, ये सीईओ ही टॉप होता है, यही टॉप लेयर है। सीईओ ही टॉप होता है। तो इसीलिए जब भी आप देखेंगे कि अवार्ड लेने जाना है स्वच्छता का, ये वो, तो शालिनी अग्रवाल और दक्षेश मवाणी साथ में जाते हैं। एक चोजन रिप्रेजेंटेटिव, एक परमानेंट, एक हायरार्की की बात मैं रख चुका हूं अपनी तरफ से। मतलब सौरभ पारधी अगर बाजू से भी गुजर गए ना, तो रेयर कोई इस क्लास में बंदा होगा जो उनको पहचान पाएगा। हिंदुस्तान का 10, ही इज द कलेक्टर ऑफ सूरत बाय द वे, डॉक्टर सौरभ पारधी। तो दस्तूर है, सीआर पाटिल को ही पहचान सकते लोग। चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग जानते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स को कौन जानता है? वो काम करते अपने हिसाब से, रियल पावर वो एक्सूड करते। इसीलिए हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते। घरों में ये चर्चा होती है, बेटा एक बार बन जाओ सेट हो जाओगे, उसके अलग अलग कारण है। ऐसा। हाँ हाँ हाँ, 2 पूछो। हाँ, उसमें एक वर्ड से ये आईएएस का आपने बताया, मेयर का बताया, लिखा होता है नाम, एक नाम नेता शासक पक्ष लिखा होता है। नेता शासक पक्ष, वो इसमें से बस कोई एक ही कॉर्पोरेट में से कोई एक होता है। नहीं, तो वो स्टैंडिंग कमेटी में कोई अपने 20 कमेटी में से एक है, जो गार्डन कमेटी का, जैसे उसका क्वेश्चन है कि वो एसएमसी के गार्डन का उद्घाटन होता है, तो उधर जो एक स्टील कलर का बोर्ड लगा होता है,
तो उसमें ये तो समझ आया कि इनका नाम लिखा होता है, ये तो समझ आया इनका नाम लिखा होता है, तो एक और नाम लिखा होता है। तो वो ना इनमें से जो स्टैंडिंग कमेटी में गार्डन की कैटेगरी आती है, या उनमें से जो कॉर्पोरेटर है जिसने उस गार्डन को, जैसे भी गार्डन का भी है, इवन हेल्थ सेंटर का भी, और अपना क्या बोलते हैं जो लाइब्रेरी वगैरह बनती है, सब में जो नेता सबसे कुछ का नाम है वो कॉमन ही रहता है ऐसा। आई डाउट, वो तो आपके एरिया में तो कॉमन ही रहेगा ना, हो सकता है वो आपके कॉर्पोरेटर ही हो। देखा है मैंने ऐसा। नहीं ऐसा नहीं। मतलब अगर ये क्वेश्चन कि सूरत लेवल पे वो नेता सबसे प्लस करके उनको अलग से ऑफिस वगैरह भी अलॉट कर देते हैं। हाँ 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 हाँ, फोन वगैरह का भी सिस्टम। एक्चुअली क्या है, आप हिंदी या गुजराती में वो नाम बोल रहे हैं, वो इंग्लिश में बोलो तो मेरे को समझ आ जाए कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अपने एमपी में पढ़े थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, तो ऐसे ये हो सकता है कि हाँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है ना इसमें, मतलब वैसे नहीं होता, पर कैसा है, जैसे मैंने बोला कि बीजेपी के 90 सीट है अगर 120 में से, तो सामने जो भी और लीडिंग पार्टी है, फिर उनके जो मेन लीडर होते हैं वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह उनको इज्जत दिया जाता है, तो उनको भी बुलाते हैं, वो कॉर्पोरेटर तो है ही ना। आज मान लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे है, राहुल गांधी है, तो वो जब चूज़ करना होता है CIC ECA, वो तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुलाते हैं, तो एक कैबिनेट रैंक का पद तो है ही ना। हमने खुद पार्लियामेंट में पढ़ा है दैट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज दैट ऑफ रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, वो तो एक इज्जत तो है ही। ऐसा ये वर्किंग बैठ रहा है दिमाग में, ओके। और ये कुछ फैक्चुअल बातें, जैसे बिग सिटीज़, और भी पीछे कुछ है क्या, ये तो बात की थी ना, ये बात की थी कि बारीक बात है छोटी सी। बड़े शहरों के लिए होता है, स्टेट लेजिस्लेचर को 2 हक दिए जाते हैं। एक, आप एक ही कानून बनाइए राज्य के सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए, ये भी अलाउड है, या फिर आप हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए अलग से भी कानून बना सकते हैं, वो राज्य विधानसभा डिसाइड करती है। स्टेट लेजिस्लेचर को ही तीसरा हक है, SC ST पॉपुलेशन के हिसाब से आपको क्या कोटा रखना है वो आप डिसाइड कीजिए, 1/3 सीट्स विमेन को देना है कि नहीं ये आप डिसाइड कीजिए, चेयरपर्सन SC ST कैटेगरी या विमेन को रिजर्वेशन देना है कि नहीं वो आप डिसाइड कीजिए। तो इसमें ये नहीं है जैसे पंचायत में फिक्स है, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे कितने शहर होंगे हिंदुस्तान में जिसमें ST की पॉपुलेशन नेग्लिजिबल लेवल पर होगी, तो कैसे इंपोज करेंगे, इंपोज नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो विधानसभा पे छोड़ रखा है। उसके अलावा यूटीज के लिए, यूनियन टेरिटरीज में पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि उस जगह पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक्ट लगाना है कि नहीं, और ये 5 साल का टर्म होगा, वो तो ओके, इनका 5 साल का टर्म होता है, ये तो ओके, स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है वो भी ओके, स्टेट फाइनेंस कमीशन ही पूरा बजटिंग देखता करता है वो भी ओके, सिमिलर ही है, उसमें कोई तरीके का चेंज नहीं है। फिर तो ये ना ये पहला है, आँख घुमा लीजिए प्लीज़, वो तो 120 में से ही एक होगा ना, वो जैसे MP बने तो उन्हीं में से एक PM है ना, उन्हीं में से एक होम मिनिस्टर है, वो तो ऐसा ही होता है। क्या ब्रेड लाइनर सर्कल है, हाँ हाँ, ब्रेड लाइनर सर्कल पे ही अभी मतलब मेयर का न्यू बंगलो बन के तैयार हुआ है, मस्त है ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। उससे भी अच्छा बंगला शालिनी अग्रवाल का है। जैसे मैंने कहा इनका सब दिखता है, उनका दिखता नहीं है, पर है, ये 5 साल बाद जा भी सकते हैं और चले ही जाते हैं। ना वो जाते ना उनका बंगला जाता है। हाँ, जोन तो कन्वीनियंस के लिए, जैसे पॉलिटी में जोन नहीं पढ़ाते, जैसे सूरत शायद 9 जोन में बटा हुआ है अभी, जैसे अभी मैं जहाँ हूँ तो मेरा आदर्श सोसाइटी वाला साउथ वेस्ट जोन लगता है, तो सबका अलग अलग लगता है, शायद आपका लिम्बायत लगता है, जोन के नाम, जोन का नाम होगा ना, आप लोग उधना बोलते हैं, पर दिशा के हिसाब से है, उधना साउथ जोन है, तो दिशा के हिसाब से सूरत में 9 जोन है, वो पॉलिटी का पार्ट नहीं है, जीवन का है, जी रहे हैं तो सीख लीजिएगा,
अच्छा रहता है। यू नेवर नो, बहुत सारी बार ये बोला जाता है, तो आप जोन ऑफिस जाकर करा लीजिए। ऐसे देखते हैं बच्चे, जैसे अभी सिविल सर्विसेज का फॉर्म आएगा, किसी को सर्टिफिकेट बनाना होगा, कोई काम बात होगा, तो सब, तब मैंने भी ये शक्लें देखी है। तो आप जोन ऑफिस चले जाइए, सर वो क्या होता है? अगर तू एग्ज़ाम ही क्यों दे रहा है? तेरा तो पंचायती राज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही पढ़ना बाकी है। तो एक बेसिक आइडिया तो चाहिए लाइफ में यार, देन इट वर्क्स। फेयर? एनी क्वेश्चंस टू आस्क? जैसे म्यूनिसिपैलिटी एंड वो मैं नेक्स्ट में पिक करूँगा एक साथ। हाँ, ओके, थैंक यू।